नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी भी जरूर दबा दे ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इमरान खान के ओसामा बिन लादेन को शहीद करने पर जमकर लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच आतंकवाद को संरक्षण देने और आतंकियों के लिए सेफ हाउस बनने के लिए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के आगे बेनकाब किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक वर्चुअल बैठक में भारत ने पड़ोसी देश को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा और जमकर खरी खोटी सुनाई। भारत ने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवादियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश कौन सा है। पाकिस्तान को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है ताकि वह जान सके कि आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय उपकेंद्र और आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित देश कौन सा कहा जाता है। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी कर रहे थे। सिंघवी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि वर्तमान समय में दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर के देश वायरस से निपटने के लिए साथ आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संकट की इस घड़ी में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद की तरफ से लगातार नई दिल्ली पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं। साथ ही इस्लामाबाद हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है, जो कि एक जिम्मेदार देश द्वारा कभी नहीं किया जाता। भारत ने इस बैठक में काबुल में भारतीय मिशन पर हुए आतंकवादी हमले, 2008 में मुंबई हमले, 2016 में पठानकोट हमले, उरी और पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर उसे घेरा। साथ ही अलकायदा के मुखिया रहे और अमेरिका पर हुए 9/11 हमले में मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा शहीद करार देने पर भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। भारतीय अधिकारी ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मानव अधिकार के उल्लंघन और धार्मिक एवं सांस्कृतिक माइनॉरिटीज के खिलाफ भेदभाव की भी आलोचना की। आपको बता दें कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसके देश में 40,000 आतंकी मौजूद है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लश्कर-ए-तोयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लगभग 6,500 पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में सक्रिय है। राजीव गांधी फाउंडेशन सहित 3 ट्रस्ट की फंडिंग की जांच करेगी सरकार, गृह मंत्रालय ने गठित की समिति। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। संस्थान पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने इसकी फंडिंग को लेकर एक समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य काम होगा कि संस्थान की फंडिंग और इसके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच की जाए। और आपको बता दें कि इस टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा। मतलब कि साथ में इन दोनों ट्रस्टों को भी चेक किया जाएगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू किया। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस को भी उसके जाल में फंसा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा इल्जाम ये भी लगाया गया कि यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा भी राजीव गांधी फाउंडेशन में जमा किया गया। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि गृह मंत्रालय ने जो समिति बनाई है, जो ट्रस्ट को चेक किया जाना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। एप्लीकेशंस बैन हुई तो चीन को याद आए द्विपक्षीय रिश्ते, बहिष्कार से घबराया चाइना। जी हां दोस्तों, भारत हर साल चीन से 74 अरब डॉलर का आयात करता है, मतलब कि इंपोर्ट करता है। लद्दाख की गलवान घाटी में जब चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो सबसे पहली चोट आयात पर की गई। इससे पहले चीन के 59 एप्लीकेशन जो कि भारतीय बाजार में धमाल मचा रहे थे, उन पर बैन लगा दिया गया। देखते देखते बैन का यह सिलसिला केंद्रीय मंत्रालय से होते हुए छोटी दुकानों तक पहुंच चुका। भाजपा शासित कई राज्यों ने भी चीन के प्रोजेक्ट्स पर बैन लगाने की घोषणा कर दी। दरअसल चीनी विदेश मंत्री द्वारा 5 जुलाई को एक बयान जारी किया गया था और उस बयान में साफ साफ दिख रहा था कि हमने जो ये बैन लगाया है उससे चाइना को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान दें, एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करने के बजाय विकास के अवसर प्रदान करें। भारत चीन के साथ काम करेगा, इस मुद्दे पर जनमत का सही दिशा में मार्गदर्शन करे। लेकिन चाइनीज विदेश मंत्री का सही निशाना बैन और बहिष्कार को लेकर था।
दरअसल हालिया रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो हमने 59 एप्लीकेशन बैन की थी उसमें सबसे बड़ी एप्लीकेशन थी टिकटॉक, और टिकटॉक को बैन करने से टिकटॉक के क्रिएटर्स को अब तक $45,000 का नुकसान अब तक हो चुका है। लद्दाख में 3 बिंदुओं पर बना 4 किमी बफर जोन PLA मतलब कि चाइनीज आर्मी ने झड़प वाली जगह से लौटना शुरू किया। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LAC के साथ तनाव वाली जगहों से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब कि PLA की वापसी की निगरानी के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने नाम न बताने के स्तर पर बताया कि PLA पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 2 किलोमीटर तक पीछे चली गई है और बुधवार शाम तक पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में भी ऐसा होने की उम्मीद है। वही भारतीय सेना भी इस से पीछे लौट रही है। पिछले हफ्ते शीर्ष भारतीय और चीनी सैन्य कमांडो द्वारा लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दोनों सेनाओं ने गलवान घाटी में 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाया है। यहीं पर दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीनी पक्ष के भी 43 जवान हताहत हुए थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे एक आवश्यक कदम के रूप में देखा है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि पेट्रोलिंग पर लगा अस्थायी प्रतिबंध लंबे वक्त तक जारी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ भारतीय सेना का कब्जा रहता है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी स्पष्ट हुआ है कि चीनी सेना गलवान घाटी से पीछे लौट चुकी है, लेकिन फिर भी इस पर लगातार निगरानी रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 326 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हां दोस्तों, ईडी ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बताया कि भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में मुंबई के वर्ली स्थित समुद्र महल इमारत में 4 फ्लैट, अलीबाग में जमीन और समुद्र के पास एक फार्म हाउस, जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में एक फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि UAE में एक फ्लैट, शेयर और बैंक में जमा राशि को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत में अरबों रुपए के बैंक कर्ज घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियुक्त नीरव मोदी पिछले साल मार्च से लंदन की एक जेल में बंद है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है। उसके प्रत्यर्पण के मामले पर 7 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। तब तक उसे हर 28 दिन तक इसी तरीके से सुनवाई में शामिल होना पड़ेगा। बैंकों की तरफ से खुशखबरी, SBI समेत इन सभी बैंकों ने सस्ता किया लोन, MCLR में की कटौती। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि SBI ने शॉर्ट टर्म लोन पर ब्याज दर में 0.05 से लेकर 0.10% तक की कटौती की है। ये कटौती 10 जुलाई से लागू होगी। SBI ने जारी वक्तव्य में कहा कि MCMR में यह कटौती 3 महीने तक के लिए दिए जाने वाले कर्ज पर लागू होगी। MCLR में की गई कटौती के बाद 3 महीने तक की अवधि के कर्ज पर बैंक की ब्याज दर अब 6.65% वार्षिक रह जाएगी। इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी होम लोन की EMI में कटौती होगी। हालांकि अगर आपका होम लोन SBI की MCLR दर से जुड़ा है तो नई कटौती आपकी EMI में तुरंत नीचे नहीं ला सकती। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी ग्राहकों को राहत दी है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने MCLR में क्रमशः 0.10% और 0.20% की कटौती की घोषणा की है। ये कटौती सभी अवधि के कर्ज पर की गई है जो कि 7 जुलाई से प्रभावित होगी।